वेलकम प्रोटीन्स। तो क्लास 7th का हमारे पास चौथा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इजी और बहुत इम्पोर्टेंट। मज़ा आएगा अगर चैप्टर को अच्छे से समझना है ना। बस वीडियो को एंड तक देख लो, एक एक चीज़ छोटी बड़ी सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करवाने वाला हूँ। एक्सरसाइज भी सॉल्व करवा दूंगा, अंदर में कोई क्वेश्चन रहेगा वो भी बता दूंगा, कोई भी की पॉइंट, डेफिनेशन, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन्स रहेंगे सब अंडरलाइन करा दूंगा और क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल ऐसे जैसे के जय था भाई। अचानक से डायलॉग याद नहीं आता, स्क्रिप्टेड थोड़ी है यार। चलो खैर, बट क्लियर कर जाएंगे, है ना, सब कुछ अच्छे से। तो लेके हाइलाइटर वाइटर बैठो और वो पानी वानी पी करके बैठो। और क्या, वीडियो को अभी लाइक कर दो, चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर दो, शेयर वेयर करके मिलजुल के बैठो भाई। शेयरिंग इज केयरिंग। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी डिले के। तो हमारे पास जो पहले शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन टाइप है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, समझ जाओगे। बहुत जो इंपॉर्टेंट आएगा उसमें हम रुकेंगे, यहाँ थोड़ा स्पीड पढ़ लेते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम नींबू, इमली, नमक, शक्कर और सिरके जैसे अनेक पदार्थों का उपयोग करते हैं। क्या इन सब का स्वाद एक समान होता है? जवाब है नहीं। नींबू अलग है, इमली अलग है, नमक अलग है, एक जैसा नहीं होता है। चलिए, क्या इन सब का स्वाद समान है? नहीं। आइए हम सारणी 4.1 में सूचीबद्ध किए गए कुछ खाद्य पदार्थों के स्वाद पर ध्यान दें। यदि आपने इनमें से किसी भी पदार्थ का स्वाद नहीं चखा तो उसे चखिए और परिणामों को सारणी में लिखिए। अब देखिए, हम लोग को नीचे यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसके नेम आपको लिखे हुए हैं और आपको स्वाद बताना है। जैसे नींबू का रस है, वो कैसा होता है? खट्टा होता है कि कड़वा के अन्य? तो खट्टा होता है। संतरे का रस ऐसे ही खट्टा ही टाइप में आएगा, वो भी है कि नहीं है? अरे सिरका हो गया, दही, इमली, शक्कर, नमक, ये सब कुछ। सिरका भी खट्टा होता है, दही भी खट्टा होता है, इमली भी खट्टा होता है, शक्कर मीठा होता है, नमक नमकीन होता है, आंवला खट्टा होता है, खाने का सोडा कड़वा होता है, अंगूर खट्टा होता है, कच्चा आम खट्टा होता है, खीरा न खट्टा होता है, न मीठा होता है, न कड़वा होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि भाई कुछ भी खा के नहीं चेक कर लेना है चैप्टर के धुन में। खाने से पहले पूछ लो कि ये खाने वाली चीज़ है भी कि नहीं। इस तरीके से कुछ भी नहीं छू के देख लेना है। यहाँ पर यही प्रिकॉशन लिखा हुआ, चेतावनी दी गई है। चलिए थोड़ा आगे देखते हैं क्या लिखा है। आप देखेंगे कि इनमें से कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा है, कुछ कड़वा तथा कुछ मीठा है और कुछ नमकीन है, ऑफ कोर्स। चलिए, यहाँ पर सवाल कर रहा है, क्या मैं सभी पदार्थों का स्वाद याद करने के लिए उन्हें चख सकता हूँ? जवाब है नहीं यार, सब चीज़ खाने वाली थोड़ी होती है। पहले बता रहे कि रुको, तुमने चेतावनी नहीं पढ़ी। हमने अज्ञात पदार्थों को नहीं चखना चाहिए, ये हमें हानि पहुंचा सकते हैं। जाहिर सी बात है, आप कुछ भी ऐसे खा के नहीं देख सकते हैं, कुछ चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। टॉपिक हमारा बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर इंट्रोडक्शन के बाद शुरू हो रहा है। हम लोग इस चैप्टर में यही सब देखने वाले हैं। अम्ल, क्षारक और लवण क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे पहचान सकते हैं, यूज़ क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, बस यही सब। अम्ल और क्षारक, दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। जैसा कि आप ऊपर में कुछ ये सब देखे भी थे। कैसा होता है? खट्टा। कैसा स्वाद होता है? खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल होते हैं। देखो यहाँ पर क्या क्लियर कर रहा है कि आप जो ऊपर दही, नींबू का रस या संतरे का रस जो चेक करके देखे वो खट्टा था, इस खट्टा के पीछे का रीज़न था अम्ल। क्या था? अम्ल। अम्ल उसमें था इसलिए खट्टा था। ऐसे पदार्थों को रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। कुछ पदार्थ, इन के जगह पे आप कुछ कर देना, ठीक है। कुछ पदार्थों का स्वाद खट्टा है ना, इसलिए होता है क्योंकि इसमें अम्ल होता है। आप कह सकते हैं कुछ पदार्थ के स्वाद खट्टे होते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। हालांकि ऊपर क्लास में इसका डेफिनेशन बदलेगा, क्लास 10th में जब आप जाओगे तो, और ऊपर में और बदल सकता है, बदलता ही है, ऑफकोर्स 12th में भी है। तो उधर का ध्यान मत दो। अभी क्लास 6-7 के हिसाब से आप कह सकते हो कि कोई चीज़ जिसमें स्वाद खट्टा होता है वो अम्ल होता है, ऑलमोस्ट, अक्सर। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति जो होती है अम्लीय होती है, यानी जिसमें अम्ल होता है उसका गुण हो गया अम्लीय। जिसमें अम्ल होता है उसका गुण हो गया अम्लीय। जो पदार्थ, जैसे नींबू है, नींबू में अम्ल पाया जाता है तो नींबू अम्लीय हुआ, उसका गुण कैसा हुआ? अम्लीय। एसिड शब्द जो है, जो अभी आया अम्ल, इसका इंग्लिश में एसिड शब्द होता है। ये जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द से, लैटिन एक भाषा है ना। एसियर बोल करके एक शब्द है, एसियर, इसको भी याद कर लीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। एसिड शब्द लैटिन भाषा से क्या हो रहा है आज भाई, पाने वाले तो पी के आए ना। लैटिन शब्द जो है एसियर वर्ड से जो है उत्पन्न हुआ है, और जिसका अर्थ होता है खट्टा। एसियर का अर्थ क्या होता है? खट्टा। लैटिन में एसियर का अर्थ क्या, जैसे कि हम इंग्लिश में सॉर माने खट्टा होता है, ठीक।
तो वैसे ही लैटिन में एसियर का माने खट्टा होता है और वहीं से ये नाम आया है एसिड। ठीक है, इन पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं। अब देखो ये वाला क्या कह रहा है कि जैसे नींबू हो गया, दही हो गया, संतरा हो गया, इसमें जो अम्ल है, चूंकि ये खट्टा है और इसमें अम्ल है, ये प्राकृतिक अम्ल है। कुछ अम्ल प्राकृतिक होते हैं और कुछ अम्ल कैसे होते हैं, मानव निर्मित होते हैं, केमिकली हम लोग जो है बनाते हैं कुछ मिला जुला करके, रिएक्शन करा करके। चलिए, खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा, सोडा बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है घर पे। क्या इसका स्वाद भी खट्टा है? जवाब है नहीं। यदि नहीं तो इसका स्वाद कैसा है? जवाब है कड़वा। इनमें से क्योंकि इसका स्वाद खट्टा नहीं है, जिसका मतलब है कि इसमें कोई अम्ल नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर अम्ल होता तो खट्टा होता। चलिए, अभी मैंने कहा कि इसका स्वाद कैसा होगा? कड़वा होगा, खट्टा नहीं होगा। यदि आप इसके विलयन को अपनी उंगलियों के बीच रगड़ें, विलयन मतलब पानी में घोलने के बाद, आप जो अपने घर से भी इस खाने का सोडा को ले करके पानी में घोल करके ऐसे थोड़ा हाथ के बीच में ले करके ऐसे देखिएगा, छुइएगा तो ये फिसलेगा ऐसा जैसे साबुन हो। ये तो साबुन जैसा चिकना लगता है बिल्कुल सामान्यतः। अब यहाँ पर डेफिनेशन आ रहा है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है और जो स्पर्श करने में साबुन जैसा लगता है क्षारक कहलाते हैं। यहाँ पर इसका डेफिनेशन आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्षारक किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। ये कड़वा का मतलब कैसा, जैसे अगर आप साबुन कभी खा के देखें बचपन में, मैंने ट्राई करा है, तो साबुन ट्राई करने के लिए तो मैं तो नहीं कहूँगा, आप ये सोडा ही ट्राई कर लेना। इसका स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है ना, जो अच्छा फील नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं है। इन पदार्थों की प्रकृति क्षारकीय कहलाती है। जैसे जिस पदार्थ में अम्ल था उसको अम्लीय पदार्थ कहे, अब जिस पदार्थ में क्षार होगा उसको क्षारकीय पदार्थ कहेंगे। जैसे अभी हमारा बेकिंग सोडा ही मान लीजिए, है ना, बेकिंग सोडा है ना, चूँकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला, इसका नाम होता है केमिकल नेम। तो ये बेकिंग सोडा खाने में कड़वा होता है, तो बेकिंग सोडा में क्या पाया जाता है? क्षार पाया जाता है। लेकिन बेकिंग सोडा क्षारकीय गुण का हुआ। किस गुण का हुआ? क्षारकीय गुण। अम्लीय गुण, क्षारकीय गुण। समझ गए? हमारा जो चैप्टर का नाम था आम्ल, क्षारक एवं लवण, उसमें से ये क्षारकीय आ गया। ठीक है, ये सब चैप्टर आगे क्लास में भी है डिटेल से, तो वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन जितना यहाँ पर है वहाँ देख लेते हैं। लेकिन जितना यहाँ लिखा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा। यदि हम किसी पदार्थ को चख नहीं सकते तो उसकी प्रकृति कैसे ज्ञात होगी? अब जवाब है, जैसे ऊपर ही कहा गया था कि सारे चीज़ों को हम खा के तो नहीं देख सकते। ठीक है, नींबू खा के देख लिए, क्षार अम्लीय था, आपने सोडा खा के देख लिया, चलो अम्लीय था, खा के मतलब थोड़ा बहुत चख लिए, पानी का मिला हुआ, मर नहीं जाएंगे, चलो मान लिए कि क्षारकीय था। लेकिन क्या हम सारी चीज़ें ऐसे चख करके देख सकते हैं क्या? जवाब है नहीं यार, बिल्कुल नहीं। ऐसा थोड़ी होता है कि आप कुछ भी चख लो ना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ हो सकता है जहरीला हो, हार्मफुल हो। कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये पदार्थ सूचक पदार्थ कहलाते हैं। अब ये आपका डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या? कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारकीय है, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है, जिसे सूचक पदार्थ कहते हैं। आप ये डेफिनेशन लिख लीजिएगा, पूछा भी जाता है बहुत दफ़ा। सूचक पदार्थ किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिससे हम किसी पदार्थ के अम्लीय या क्षारकीय गुण का पता लगाते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। उसको हम लोग सूचक पदार्थ कहते हैं। सूचक मतलब इंडिकेटर इंग्लिश में कहते हैं। इंडिकेटर हमें को बताता है कि ये चीज़ फना चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है, हमको चखने की ज़रूरत नहीं है। सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारकीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है, विलयन का मतलब होता है पानी में घुला हुआ। ठीक है, सूचक मतलब यही कोई चीज़, अभी हम लोग नाम सुनेंगे जैसे कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, लिटमस, है ना, ये सब चीज़ है जिसका, या हल्दी है ना, गुड़हल का फूल, चाइना रोज़ जिसको बोलते हैं, उसके अलावा लाल पत्ता गोभी, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसको हम लोग सूचक पदार्थ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये सूचक पदार्थ को हम लोग जो है किसी अम्लीय अथवा क्षारकीय विलयन में, यानी अम्ल का घोल पानी में या क्षार का घोल पानी में मिला करके जब इसको यूज़ करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? कुछ रंग देखने को मिलेगा, जिससे पता चलेगा कि ये अम्ल है या क्षार है। क्या कैसा रंग होगा उसके बारे में आगे डिटेल से दिया हुआ है। देखिए, हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ अथवा ये सब प्राकृतिक से पाए जाने वाले सूचक, ये सब एग्जाम्पल है, इसको आप याद कर लीजिएगा। क्या? हल्दी, लिटमस, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, ये सब प्राकृतिक सूचक पदार्थ हैं। ये तो हल्दी नेचर में ही पाया जाता है, गुड़हल का फूल भी नेचर में ही पाया जाता है। ठीक है, लिटमस जो है एक पौधा होता है, वो भी पाया जाता है। और कुछ हम लोग बनाते हैं, जैसे लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज वगैरह हम लोग बनाते हैं, लैब में इस्तेमाल करते हैं, वो भी सूचक पदार्थ होते हैं, है ना। लेकिन वो केमिकल से बनाते हैं, वो ऐसे पेड़ पौधे के इसमें डायरेक्ट नहीं मिलता है। चलो हम खैर देखेंगे अभी उसका आगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं बोल करके, और इसमें कुछ अम्ल का नाम दिया हुआ है।
और ये VVI समझ लीजिए बच्चों, क्या समझ लीजिए इसको, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको याद कर लेना है, बिल्कुल रट जाना है भाई। ये चीज़ आपको कभी भी एग्जाम में पूछ के धप्पा मार देगा 10 क्लास में, है ना, या उससे पहले या किसी भी क्लास में आगे पढ़ाते टाइम, एग्जाम्स में, कोई भी कहीं पर भी, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिएगा। एसिटिक अम्ल जो किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। एक तरह का सिरका जो होता है एक तरह का लिक्विड होता है, आप किसी अगल बगल के मॉल में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। विनेगर बोलते हैं इसको, है ना। तो ये विनेगर जो होता है, सिरका, ये खाना में मिला के भी खाया जाता है, सलाद वलाद में भी खाया जाता है। अपना अपना खट्टा टेस्ट का होता है, जो जैसे खाना चाहे, हेल्थ के लिए ठीक ही चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। चींटी का डंक, मतलब अगर कोई आपको चींटी काट लेता है, चींटी अगर कोई आपको काट लेता है तो उसमें क्या पाया जाता है बच्चों, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, याद कर लीजिएगा इसको। और नींबू के कुल सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू या ऐसा कोई भी टेस्ट का जो नींबू के जैसा टेस्ट हो, उस सब में पाया जाता है ना, साइट्रिक अम्ल। देखो साइट्रिक अम्ल, इसको कोई सिट्रिक भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। दही में आपको लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस तरीके से पालक जो साग होता है उसमें ऑक्जेलिक अम्ल। इस तरीके से आंवला या सिट्रस फल, एक फल होता है सिट्रस फ्रूट, उसका जूस भी मिलता है ना, स्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और ये खट्टा होता है ये सब, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है। और इमली, अंगूर, कच्चे आम आदि, इस सब में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो आपसे सवाल कई तरीके से बन सकते हैं कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है बताओ, है ना। एस्कॉर्बिक अम्ल हम किस तरह के खाने में प्राप्त कर सकते हैं, आंवला, सिट्रस फल वगैरह में, है ना। कच्चा आम खाने पर हमें कौन सा एसिड प्राप्त होता है, टार्ट्रिक अम्ल। तो किस तरीके से इसका सवाल जो है बन सकता है, खा लीजिएगा, जोड़ा मिलाओ, कटकूट, कुछ भी। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है क्षारक के नाम। इस तरीके से कुछ क्षारक का भी लिस्ट दिया गया है, जैसे चूना पानी, यानी चूना में पानी मिला दीजिए, वही चूना जो घरों पे होता है, पेंट वेंट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खैनी में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चूना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें पाया जाता है, चूना का पानी में। चूना पानी में, सिर्फ चूना में नहीं, चूना में तो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम, है ना, कार्बन। उसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखिए खिड़की की कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक, है ना, मार्जक जो होता है पाउडर एक तरह का, या उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। साबुन, घरों में इस्तेमाल करने वाला, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। साबुन जो घरों में इस्तेमाल करते हैं, खास करके कपड़ा साफ करने वाला, वैसे नहाने वाले में पाया जाता है, और भी चीज़ें होती हैं शामिल। उसके अलावा दूधिया मैग्नीशियम, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, एक तरह का टेबलेट होता है जो किसी मेडिकल शॉप में आपको मिल जाएगा। इस टैबलेट में आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। इसके बारे में थोड़ा आगे डिटेल से आएगा भी, तो वहाँ पे हम देख लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस पूरे लिस्ट को ना बिल्कुल पी जाना है ना, निकल जाना है, ठीक है। ये काम आएगा आपको, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। अभी हम लोग आगे देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है, जिसका नाम है कि हमारे आसपास के प्राकृतिक सूचक, ठीक। प्राकृतिक बोले तो नेचुरल, और सूचक बोले तो जिससे हमें पता चला कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है। तो प्राकृतिक सूचक का नाम हमने पहले ही पढ़ा था, जैसे कि लिटमस, हल्दी, गुड़हल वगैरह। तो आप इसको यहाँ पर भी देखेंगे। लिटमस, पहला नाम क्या है बच्चों, लिटमस। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन, लैब में भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और बेसिकली आमतौर पर एसिड बेस का पता लगाने के लिए लिटमस का ही इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्ट इसके नेचुरल फॉर्म में या फिर पेपर के फॉर्म में जो हमें खरीद के मिलता है, ठीक है। ये एक प्राकृतिक रंजक है, सबसे सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसको भी आप समझ के रखिएगा, मैंने जैसा भी कहा बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इसे लाइकेन, एक पौधा होता है, उससे निष्कर्षित किया जाता है। अब ये भी याद कर लीजिएगा कि लिटमस कहाँ से मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है बच्चों। आसूत जल में इसका रंग माव यानी नीला शोषण होता है। देखो आसूत जल का मतलब क्या होता है, ऐसा जिसको हम लोग कहते हैं, आसूत जल को हम लोग बेसिकली कहते हैं डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। जैसे कि आपने पानी को गर्म करा, उससे जो इवेपोरेशन हुआ, वाष्प निकला, उस वाष्प को आपने ठंडा करके पानी बनाया, तो उस पानी में यानी वाष्प से ठंडा हुआ पानी में किसी भी तरह का मिनरल्स बहुत कम मात्रा में पाए जाने का चांस है। उस तरह के पानी को प्योर फॉर्म ऑफ वाटर हम कह सकते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, उसको आसूत जल कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आसूत जल जो होता है बेसिकली, है ना, में इसका रंग, किसका, ये लिटमस का रंग जो होता है वो कैसा होता है, नील शोषण होता है, थोड़ा ब्लू कलर का होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जब लिटमस को अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। लिटमस पेपर को या लिटमस जो भी है, इसको अम्लीय विलयन में मिलाया जाएगा। कैसा, अम्लीय विलयन में मिलाया जाएगा, और कैसा रंग बन जाएगा, लाल रंग बन जाएगा, ठीक है। लिटमस लाल बनेगा, ठीक है, जो ब्लू था वो लाल हो गया। जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। अब क्या कह रहा है कि क्षारीय विलयन में क्या हो जाएगा, नीला। एक तो याद रखेंगे, दूसरा याद हो ही जाएगा।
एक ठो याद रखेंगे, दूसरा याद हो ही जाएगा। तो ब्लू वाला लाल हो जाएगा और लाल वाला ब्लू हो जाएगा, यानी नीला हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जो है इसका गुण है और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। फिर से समझ लो, ये वाली चीज़ BBI है, इससे बहुत सवाल बनते हैं। आगे आप एक्सरसाइज में देखिएगा सवाल होंगे अभी इससे, है ना। यह विलयन के रूप में अथवा कागज के पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। विलयन का मतलब हो गया लिक्विड फॉर्म में, डायरेक्ट डब्बा में मिलता है, आप उसका यूज कर सकते हैं, या पेपर के फॉर्म में, नीचे फोटो दिया गया है। जिन्हें लिटमस पत्र कहा जाता है, उस पेपर को लिटमस पेपर या लिटमस पत्र कहा जाता है। यह सामान्य लाल और नीले लिटमस पत्र के रूप में उपलब्ध होता है। मतलब लिटमस पेपर खास करके 2 कलर का होता है, देख लीजिए फोटो में। लिटमस पेपर इस तरीके से 2 कलर का होता है, लाल लिटमस पेपर और नीला लिटमस पेपर। ये हो गया लाल लिटमस पेपर और ये हो गया नीला लिटमस पेपर। ऐसा लिटमस पेपर पतला पतला, इतना चौड़ा, उंगली के बराबर चौड़ा चौड़ा, इससे भी कम चौड़ा जो है लैब में रहता है ना। अगर आपके स्कूल में लैब है तो वहाँ पर भी इसका होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। इसको यूज़ करते हैं हम लोग किसी चीज़ के एसिड या बेस होना, यानी अम्ल या क्षार होने का पता लगाने के लिए, ठीक है। देखो ये है लाइकेन का पौधा, ठीक है, और ये सब है लिटमस पेपर, समझ गए। अब याद रखिएगा क्या हो रहा था कि एसिड में, किसमें, एसिड में, अम्ल में ये क्या हो जा रहा था, लाल हो जा रहा था। कौन, ये वाला, ठीक है, ये लाल हो जा रहा था, और क्षार में ये नीला हो जा रहा था। ये चीज़ आपको याद रखना है, जो मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई, इसको इम्पोर्टेंट समझो, मैं अब दोबारा रिपीट नहीं करने वाला। अम्ल में ब्लू लाल हो जाता है, क्षार में, चलो आगे आएगा भी शायद। देखिए एक एक्टिविटी दी गई है यही कुछ करने के लिए। यहाँ पर आपको क्या करना है, किसी प्याला यानी कटोरा में आपको जो है नींबू का रस लेना है, थोड़ा पानी मिला लेना है उसमें। उसके बाद ड्रॉपर की सहायता से, यानी उसको गिराने के लिए आप कैसे भी उसमें डाल सकते हो, थोड़ा सा हल्का डाल, क्योंकि पेपर छोटा होता है, बहुत ज़्यादा डालोगे तो भीग के खर्चा हो जाएगा, इसीलिए ड्रॉपर की सहायता से थोड़ा सा ऐसा जैसे डाल रहा है, इसमें डाल देना है 1 बूंद छोटा सा। ये देखो इसमें जैसे ये लोग डाल रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या करना है, इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, इसको चेक करना है। तो यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इसी परीक्षण को नीला लिटमस के साथ दोहराइए। मतलब पहले लाल लिटमस में डालना है ना, पहले विलयन की 1 बूंद को लाल लिटमस में डालना है और फिर 1 बूंद को नीला लिटमस में डालना है। तो एक में चेंज आएगा, एक में नहीं आएगा, ठीक है। कह रहा है अब इसी एक्सरसाइज को, मतलब आपने 2 तरह का आपके पास पेपर है, लाल वाला और नीला वाला, आपने नींबू का रस अभी डाला था। अब उस नींबू के रस के जगह पे अलग अलग पेपर में आप पानी, यानी डिटर्जेंट मतलब सर्फ वगैरह का घोल, है ना, कोई भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लीजिए। उसके अलावा साबुन का घोल, शैम्पू का घोल, नमक का घोल, शक्कर यानी चीनी, सिरका, सोडा, ये सब का आप घोल लेकर के सब बारी बारी चेक करो। आपके पास कोई और भी चीज़ है तो अब यदि संभव हो तो विलयन आसुत जल में बनाएं। आसुत जल का मतलब मैंने कहा ना कि पानी को गर्म करो, उसका जो वेपर निकलेगा, वाष्प निकलेगा, उस वाष्प को ठंडा करो डिस्टिल्ड करके, जो फिर पानी बनेगा उस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बेटर है। यहाँ पर वही कह रहा है कि संभव होता और खरीद के ही मिलता आसुत जल। चलिए कह रहा है चूने का पानी भी इस्तेमाल करना, इसको टेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए। चूने का पानी बनाना कैसे है, तो सिंपल है, आपको चूने के पानी को बनाने के लिए किसी बोतल में चूने की कुछ मात्रा में पानी घोल लेना है, चूना पानी घोल लेना है, अच्छे से भली भांति घोल करके हिला करके कुछ देर छोड़ दीजिए। आप बोतल के ऊपर से जो है कुछ द्रव जो है, कुछ पानी जो है निकाल लीजिए, नीचे गाद बैठा हुआ छोड़ दीजिए, है ना। बर्तन में निथार लीजिए, यह द्रव ही चूने का पानी है। मतलब चूना पानी मिला करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए, गाद नीचे बैठ जाएगा, जो चूना पानी है उसको निकाल लीजिएगा तो वो चूना पानी है। आपने अलग अलग चीज़ों का जो इस्तेमाल किया अभी लिटमस पेपर में टेस्ट करने के लिए, उसका नाम लिखिए यहाँ पे, और उसके बाद किस में, लाल में क्या चेंज हुआ और ब्लू में क्या चेंज हुआ। मतलब हर एक चीज़ को दोनों में डाल के देखना है। जैसे कि नींबू का रस को भी आपने लाल वाले में भी डाल के देखा और ब्लू वाले में भी डाल के देखा नींबू का रस, फिर चूना पानी को आपने लाल में भी डाल के देखा और ब्लू वाले में भी डाल के देखा। ऐसे हर एक में चेक करना है और किस में क्या चेंज हुआ निकालना है। अब उससे आपको पता लगाना है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल है इसका क्या, कि जो ऊपर जैसे हमने कहा था, जैसे नींबू का रस है, अगर आप उसको लाल वाले में डालिएगा ना तो वो कोई चेंज नहीं होगा, लाल लाल ही रहेगा। लेकिन उसका अगर आप ब्लू वाले में डाल दीजिएगा ना तो वो लाल हो जाएगा, लिटमस लाल हो जाएगा, किसमें, एसिड में। अगर आप इस तरीके से चूना पानी लीजिएगा, चूना पानी क्षार होता है, क्षारकीय होता है, तो चूना पानी जो लाल वाला है उसको ब्लू में चेंज कर देगा। लेकिन अगर ब्लू वाला में डालिएगा चूना पानी तो कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब है कि वो क्षारकीय है ना, उसमें क्षारक है। तो आप इस तरीके से चीज़ों को लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल बता दूँ क्या, चलो एग्जांपल बताया था, मैं लिख देगा यहाँ पे, लिख दिया हमने नींबू, क्या लिख दिया, नींबू। लाल लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव कुछ नहीं, लाल पर कुछ नहीं।
लेकिन नीला पर इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, नीला पर लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाल हो गया, लाल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये अम्ल हो गया या अम्लीय हो गया। इस तरीके से आप लिख देंगे, ठीक है। चलिए, क्या आप सूची में कुछ ऐसे विलयन हैं जिनका लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं होता? बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पर कोई असर नहीं हुआ, पानी आपने डाल के देख लिया। तो ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र को रंग में परिवर्तित नहीं करते उदासीन विलयन कहलाते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। देखिए, अब सभी पदार्थ या तो अम्लीय होंगे या तो क्षारकीय होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ विलयन ऐसे भी हो सकते हैं जो अम्लीय भी ना हो, क्षारकीय भी ना हो, ऐसे विलयन को उदासीन विलयन कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ें। ऐसे पदार्थ ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारकीय होते हैं, वही बात है। यानी जो उदासीन विलयन होते हैं, विलयन मतलब घोल, पानी में घुला हुआ, ऐसे घोल ना ही उदासीन जो होते हैं, ना ही अम्लीय होते हैं, ना ही क्षारकीय होते हैं। चैप्टर समझ में आ रहा है? आ रहा ना? कमेंट करो कि हाँ समझ में आ रहा है। लाइक कर दो वीडियो को, अभी तक नहीं करा क्या? बोलते रहना पड़ेगा मुझे? नहीं, गलत बात है। अब यहाँ पर आ रहा है हल्दी के बारे में। किसके बारे में बच्चों? हल्दी के बारे में। आपके पहले हमने पढ़ा था कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक पदार्थ है। तो कह रहा है कि हल्दी एक अन्य प्राकृतिक सूचक, जैसे कि हमारे पास लिटमस था वैसे हल्दी। 1 चम्मच हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा जल मिला करके इसका पेस्ट बनाइए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, थोड़ा ही मिलाना है और थोड़ा उसको सॉलिड टाइप का रखना है, थोड़ा गाढ़ा बनाना है। और उसके बाद कोई एक पेपर में, थोड़ा मोटा पेपर ले लीजिएगा, उस पर उसको लेके चिपका दीजिए, मतलब पूरा लगा दीजिए हल्दी बढ़िया से, है ना। उसको सुखा लीजिए। हल्दी पत्र मान लीजिए कि आपका ये वाला पेपर है ना। इस पर आपने क्या करना है, हल्दी को ऐसे लगा करके बढ़िया से हल्दी का जो घोल है, पेस्ट है, उसमें लगा देना है। उसके बाद सुखा लेना है। उसको पतला पतला ऐसे काट लेना है, इसको काट लेना, अलग अलग पीस बन जाएगा, है कि नहीं है? यही कह रहा है यहाँ पर। उसके बाद इसमें क्या करना है ना, हल्दी के पत्र पर 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। मान लीजिए अलग है, इसमें आप क्या करें, 1 बूंद साबुन का विलयन डालिए। साबुन का विलयन मतलब साबुन थोड़ा पानी में घुला हुआ, इसमें डाल के देखिए और देखिए क्या कलर चेंज होता है। इसी प्रकार सारणी 4.3 में दिए गए विलयनों का परीक्षण कीजिए और अपने परीक्षणों को 4.3 में नोट कीजिए। अन्य पदार्थों के विलयनों में भी परीक्षण कर सकते हैं आप। साबुन के अलावा और भी चीज़ें डाल के देखिए जो आपके पास है। देखिए यहाँ पर जैसे दिया है, नींबू का रस डाल के देखिए, संतरे का रस, सिरका का, दूधिया मैग्नीशियम का, खाने का, दूधिया मैग्नीशियम टैबलेट होता है, सोडा घर पे होता है, चूना का पानी घर पे हो सकता है, शक्कर चीनी घर पे होता है, नमक घर पे होता है। ये सब चीज़ आप डाल करके उस वाले पेपर में जो अभी आप बनाए थे ना, हल्दी वाला लगा हुआ पेपर, उस पेपर में आप क्या कर सकते हैं, ये सब डाल करके चेक कर सकते हैं किस में चेंज हो रहा है, किस में नहीं हो रहा है। उसके बाद आप ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं जी बच्चों। यहाँ पर एक चीज़ दिखाया है कि अपनी माता जी के जन्मदिन पर ना उनके लिए बधाई पत्र बना सकते हैं। देखो यहाँ पर बनाया है एक, पहले इस डिज़ाइन का, मान लीजिए कि ऐसे एक डिज़ाइन से पेपर काट लो और ये पेपर थोड़ा मोटा वाला पेपर लेना, ठीक है। इसमें हल्दी थोड़ा पेस्ट, मतलब हल्दी जो होता है, थोड़ा हल्दी को पानी वानी मिला के घोल दो और इसके ऊपर तो एकदम चिपका दो, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे लगा दो बढ़िया से और इसको सुखा लो। सुखाने के बाद एक ठो गिलास में, ऐसा ही जो गिलास देख रहे हो, इसमें आप थोड़ा ना देखो इसमें सुखा लीजिए। उसके बाद फाहे की सहायता से इसी पर चूने का पानी का एक खूबसूरत फूल बना दीजिए। चूना का पानी घोल लीजिए, यहाँ पर चूना पानी ले लीजिए या साबुन पानी भी आप ले सकते हैं, है ना। इसको घोल करके अपने हिसाब से जो डिज़ाइन बनाना चाहते हो बना दीजिए, वो लाल रंग का डिज़ाइन बनेगा। और यहाँ पर जैसे आप एक डिज़ाइन देख सकते हैं, इस तरीके से आप एक ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं। लीजिए, हैप्पी बर्थडे मैम, आई लव यू मैम, ठीक है, यू आर माई दुनिया, ठीक है, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब मैं समझ गया कि मेरी सफ़ेद कमीज पर पड़ा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता। अब यहाँ पर जवाब दे रहा है कि जब आप हल्दी के पत्ती पर अगर साबुन का डालेंगे तो क्या होगा। जवाब दे रहा है कि लाल रंग में चेंज हो जाएगा, जैसे कि आप ऊपर फोटो में देख सकते थे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि हल्दी के घोल में क्षार जो होता है, क्षारक कह सकते हैं, वो लाल रंग में परिवर्तित होता है। जैसे लिटमस में अम्ल जो था वो ब्लू से लाल हो जा रहा था और क्षारक जो था वो लाल को ब्लू कर दे रहा था। ऐसे ही हल्दी में अगर हम अम्ल मिलाएंगे तो कुछ खास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर क्षारक मिलाएंगे तो लाल रंग में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर आपके कपड़े में कहीं हल्दी वल्दी लग गया है, उस पर जब आप साबुन लगाइएगा भिगा करके तो वो लाल हो जाएगा। यहाँ पर वही कह रहा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साबुन का विलयन क्षारकीय होता है। अब यहाँ पर ये जवाब मिला, साबुन में सोडियम हाइड्रोक्साइड वगैरह होता है, तो साबुन का विलयन कैसा होता है, क्षारकीय होता है। याद रखेंगे इस बात को। साबुन का विलयन कैसा होता है, अम्लीय की क्षारकीय बच्चों, क्षारकीय होता है। अब यहाँ पर कह रहा है उसके बाद अगला सूचक पदार्थ जिसका नाम है गुड़हल का पुष्प। गुड़हल का फूल क्या होता है, आमतौर पर फूल जब भी बनाने के लिए आता है ना जी बच्चों, तो ये गुड़हले का फूल बनाने के लिए आता है, ठीक है। ऐसा वाला एक तो फूल आप लोग बचपन में ही बनाए होंगे, है ना, ऐसा वाला। बहुत सारे फोटो में अगर कहीं क्लास 6 में या उससे ऊपर कहीं पर बनाए होंगे ऐसे, है ना।
तो वो जो आप फूल बनाए थे ना, ये ऐसा टाइप का, ये गुड़हल का ही फूल था, ठीक है। उसको हम लोग चाइनीज रोज कहते हैं। वो गुड़हल का फूल आप ले लीजिए, अभी नीचे फोटो भी दिया हुआ है, देख लीजिएगा। इसका पंखुड़ी मतलब ये वाला पुष्पदल जिसको बोलते हैं, ये वाला सब ये इकट्ठा कर लीजिए थोड़ा सा, इसको गर्म पानी में डाल दीजिए, और उसके बाद गर्म पानी आपका कलरफुल हो जाएगा। ज़्यादा पानी में नहीं डालना, थोड़ा पानी में डालना है, थोड़ा सा पत्ता को लेकर के। और उसके बाद कह रहा है कि उस पत्ते, वो जो रंगीन आपका जो पानी बनेगा, गर्म पानी है ना, वो आपका सूचक पदार्थ हो गया। उससे आप एसिड बेस का पता लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसका मान लीजिए जो घोल है, उसमें अलग अलग चीज़ डाल के देखिए, किसमें, वो फूल के रस का घोल में शैम्पू डाल के देखिए, नींबू का रस, सोडा, जल, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन, सिरका, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, यही हमारा घर में इस्तेमाल होने वाला सोडा है। तो इसको अपना सोडा जल और सोडियम, दो बार क्यों दिया रे, सोडा जल और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का विलयन। मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ क्या, एक बार, वो सोडा जल अलग से, सोडा जल ना वो पीने वाला सोडा जल है, ठीक है, जो हम लोग शिकंजी उकंजी टाइप पीते हैं, वो वाला है, वो अलग चीज़ है। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप घर पे जो सोडा इस्तेमाल करते हैं खाना वाना में, उस वाले का आप पानी में घोल करके इस्तेमाल करेंगे। सिरका, शक्कर का विलयन, नमक का विलयन, सब घर पे ही होता है। तो ये सब आप उस वाले फूल का जो आप अब रस बनाए थे, उसमें डाल डाल के आप देखना है, अलग अलग इसमें एक एक बूंद एक एक बूंद। कह रहा है कि सूचक का अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयनों को गहरा गुलाबी, अब इसको याद कर लेना है क्या, जैसे कि हमने देखो ध्यान देना, ऊपर से अम्ल के साथ हमने एक पढ़ा लिटमस का, किसका पढ़ा, लिटमस का। लिटमस जो था बेसिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिटमस जो था वो दो रंग का था, कैसा कैसा था, एक नीला रंग का था और एक लाल रंग का था। एक नीला था, एक लाल रंग का था। नीला के साथ क्या हो रहा था कि अम्ल से, ये अम्ल से कैसा हो जा रहा था, लाल हो जा रहा था, अम्ल से लाल हो जा रहा था, क्षार से कुछ नहीं। लाल के साथ क्या था कि क्षार से, यानी क्षारक से, है ना, क्षारक से क्या हो जा रहा था, ये नीला हो जा रहा था, लेकिन अम्ल से इसमें अम्ल से कुछ नहीं, अम्ल से कुछ नहीं, और इसमें क्षारक से कुछ नहीं है, कि नहीं है, याद रखिएगा इस चीज़ को। दूसरी चीज़ जो हमने पढ़ा है ना, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा मान लीजिए हल्दी, क्या पढ़ा, हल्दी। हल्दी के साथ क्या हो रहा था कि हल्दी का जो हमारा घोल था वो क्षारक के साथ, जैसे कि साबुन का विलयन क्षारक होता है, तो क्षारक के साथ, क्षारक से क्या हो जा रहा था, वो लाल हो जा रहा था, जबकि अम्ल से कुछ नहीं। तो ये याद रखने वाली चीज़ यही है जो इस चैप्टर में आपको याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अभी यहाँ पर आ रहा है हमारे पास गुड़हल का पुष्प। 3 नंबर में क्या आ रहा है बच्चों, हमारे पास आ रहा है गुड़हल का पुष्प। गुड़हल का पुष्प यानी फूल। अरे गुड़हल का पुष्प के साथ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये सूचक जो होता है अम्लीय विलयन में गहरा, अम्ल में क्या हो जाएगा, अम्ल में गुलाबी हो जाएगा, अम्ल में गुलाबी हो जाएगा, गुलाबी समझते हैं, गुलाब जैसा, ठीक है। अम्ल में गुलाबी हो जाएगा, मजेंटा कलर लिखा है, और क्षारकीय विलयन को हरा कर देता है। दोनों में हो रहा है, देखो अम्ल में गुलाबी और क्षारक में हरा। ये जो मैंने अभी ऊपर लिखा है ना, जितनी चीज़ें ना बच्चों, इसको आप इंपॉर्टेंट समझो, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ये आपसे एग्जाम में किसी न किसी तरीके से पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्या है ये सब, ये सब है VVI, इसको आप नोट कर लो, ठीक। चलो आगे हम देखते हैं, जब मैं शुष्क लिटमस पत्र खाने के सोडे के ठोस कण पर रखता हूं तो मुझे सही परिणाम नहीं मिलते, क्यों। देखो ये क्या कर रहा है, मान लो लिटमस पेपर है ना, ये मान लो लिटमस पेपर है, इस पर इसने ना छोटा मतलब सूखा हुआ ना पाउडर ही डाल दिया, क्या डाल दिया, सूखा हुआ पाउडर डाल दिया, किसका, सोडा का। तो देख रहा है कि कुछ खास चेंजेस नहीं हो रहा, ये सही बात है। विलियन इस्तेमाल करेंगे, यानी पानी में घोला हुआ इस्तेमाल करेंगे, तब इसका गुण हम लोग को दिखाई देगा। कह रहा है क्या, खाने के सोडा का विलियन बनाकर परीक्षण करो। अभी जब भी हम लोग परीक्षण करेंगे तो सूखा वाला नहीं करेंगे, चाहे कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें, चाहे आम्ल, क्षारक या लवण, तो आप सूखा वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे, कैसा इस्तेमाल करेंगे, विलियन यानी घोल, पानी में घोला हुआ इस्तेमाल करेंगे, तब हम लोगों को उसका गुण लिटमस में या क्या बोलते हैं इसको, हल्दी में या गुड़हल में, कहीं पर भी उसका गुण हम लोग को दिखेगा, ठीक है। गुड़हल में देखो अम्ल से गुलाबी और क्षारक से हरा, अम्ल से गुलाबी, क्षारक से हरा, याद रखिएगा। और ऊपर भी मैंने जो बताया। अब यहाँ पर देखिए दिया है, सूचक है हमारे पास, यही वाला गुड़हल का पुष्प है जी बच्चों, यही वाला, ठीक है, आपने देखा होगा ये फूल। देखिए सूचक है हमारे पास, क्षारक में हरा हो गया, अम्ल में गुलाबी हो गया, ठीक है।
हालांकि ये देखने में थोड़ा मतलब हल्का ये ज़्यादा येलोइश बना दिया, ऑरेंज बना दिया। चलो खैर, फोटो है जैसा भी है। आप इन प्राकृतिक सूचकों को बनाकर उनसे अम्लीय, क्षारकीय और उदासीन विलयनों में रंग परिवर्तन देखने का प्रयास कर सकते हैं। पहले आपके लिए निम्नलिखित समस्या लेकर आई है। एक समस्या देखिए कॉफ़ी के बारे में। क्या कह रहा है कि कॉफ़ी का रंग है भूरा और स्वाद है कड़वा। रंग है भूरा, स्वाद है कड़वा, अम्ल है ये या है क्षार। प्रश्न बड़ा है दुश्वार, स्वाद के कारण से अनजान और बिना परीक्षण ना हो ज्ञान। तो यहाँ पर मैं बता दूं, कॉफ़ी जो होता है बेसिकली वो अम्लीय होता है। कैसा होता है बच्चों? अम्लीय होता है कॉफ़ी। कॉफ़ी में जो पदार्थ पाए जाते हैं वो अम्ल होते हैं, तो कॉफ़ी अम्लीय होता है, याद रखिएगा इस बात को। क्योंकि इस कॉफ़ी का स्वाद तो सच में उसका अजीब सा, थोड़ा तीता टाइप का, कड़वा टाइप का स्वाद होता है, खट्टा तो है नहीं लेकिन वो अम्लीय है। चलिए, क्योंकि मैंने कहा ना और भी रीजंस हैं अम्ल क्षार होने के, इतना ही नहीं है जितना आपने ऊपर देखा है 7 क्लास में। अभी तो इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख ज़रा होता है क्या। इकबाल साहब का शेर है। तो अभी तो शुरुआत है भाई, देखो अभी आगे बहुत कुछ आएगा। अभी अम्ल क्षार तो आपने शुरू किया, ये ऊपर क्लास तक आने वाली चीज़ है। तो अब हमारे पास एक और एक्टिविटी दिया है जहाँ पर लिखा है कि आप अपने शिक्षिका या शिक्षक जो भी है उससे अपने विद्यालय के प्रयोगशाला के आसपास के किसी विद्यालय में से निम्नलिखित रचनात्मक, देखो आप कहीं से ये क्या हो रहा है, ये हिट क्यों हो रहा है, कहीं से जुगाड़ करो। किसका जुगाड़ करो भाई? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। किसका जुगाड़ करो? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का, नाइट्रिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, ये सब का जुगाड़ करो। बेसिकली ये सब लिक्विड के फॉर्म में लैब में रहता है भाई, ये सब केमिकल लैब में पाया जाता है। और जो बच्चे हमसे पढ़े बहुत सारे पिछले साल, उससे पिछले साल, वो लोग के लैब में मौजूद था और मैंने कुछ करवाया भी था, शायद बहुत लोगों को पता हो। चलिए खैर, ये सब अम्ल आपको जुगाड़ करना है कहीं से, ठीक है। ऑफलाइन क्लास की बात कर रहा हूँ मैं। एक खुल जा सिमसिम रे भाई। हाँ, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग चूने का पानी है, ये सब भी जुगाड़ करना है। इनमें से प्रत्येक विलयन पर तीनों सूचकों का प्रभाव प्रदर्शित कीजिए। अपने परीक्षण को सारणी में लिखिए भाई। जितना अभी दिया हुआ था ना केमिकल, सब केमिकल सब कहीं से जुगाड़ करो, अपने मास्टर को बोलो। सॉरी रिस्पेक्टेड सर, इस तरीके से मैं बोला, इट डजेंट मीन के वैसे मास्टर के मैंने मालिक होते हैं, तो रिस्पेक्ट तो है ही। अभी देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यहाँ पर लिखा हुआ, उसका ना लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है लिख देना, हल्दी पर क्या प्रभाव पड़ता है लिख देना, गुड़हल के फूल पर हमें 3 ही ऊपर पड़े ना, ये 3 का प्रभाव सिर्फ इसी पे नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सब दिया हुआ था वो सब पर क्या किस पर प्रभाव पड़ता है आप लिख देना, खुश रहो। वैसे मैं बता दूं क्या, ये तो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो लिटमस पर क्या हो जाएगा, नीला वाला लाल हो जाएगा, लाल वाला कुछ नहीं होगा, हल्दी पर कुछ नहीं होगा, गुड़हल के फूल में गुलाबी हो जाएगा। ऐसे मान लो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिटमस पेपर पर लाल वाला नीला हो जाएगा, नीला वाला कुछ नहीं होगा, हल्दी के पत्र जो हल्दी का पत्र लाल हो जाएगा और गुड़हल का पुष्प जो है हरा हो जाएगा। ठीक है, 2 मैंने बता दिया, बाकी चीज़ें देख लेना। वैसे मैं सिर्फ ये बता दूं कौन अम्ल है कौन क्षारक है, तो चलो थोड़ा देख लो, ये लो है, इसमें लिखा ही हुआ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल हुआ, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्ल हुआ, नाइट्रिक अम्ल अम्ल हुआ, ये तीनों हार्ड एसिड और ये तीनों का अम्ल का नाम आप याद कर लो भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अगर कोई 3 अम्ल का नाम पहले मुंह पे आना चाहिए ना तो यही तीनों होना चाहिए भाई, ये लोग बॉस है। नाइट्रिक अम्ल एसिटिक अम्ल अम्ल है, ये एसिटिक अम्ल जो होता है ना ये थोड़ा ये खाया जा सकता है भाई। सोडियम है, ये सब लेकिन खतरनाक है भैया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड तथा वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, ये सब के सब क्षार है 3 समझ गए। अब देखिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पर एक चेतावनी आपको दी जा रही है कि प्रयोगशाला में जब आप इस सब का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा उछल कूद ना करेंगे, छूना शुरू ना कर देंगे, टेस्ट ना शुरू कर देंगे, खट्टा है कि नहीं पता ना करना शुरू कर देंगे, बिकॉज ये सब कुछ खतरनाक हो सकता है, आपके इवन के आपके चमड़े को जला भी सकता है। चलिए, उदासीनीकरण एक अलग प्रक्रिया है। यहाँ पर हमारा नया टॉपिक शुरू हो रहा है, उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण किसे कहते हैं? देखिए हमने पढ़ा है कि अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखो फिर से दोबारा रिपीट कर देता है कि आपको याद रहे, क्या अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है, अम्ल नीला को लाल करता है, याद कर लो। और क्षारक लाल को नीला करता है, क्षारक लाल को नीला करता है, क्षारक लाल को नीला करता है। किसी भी ट्रिक से आप याद करो इसको, जैसे कि अ न ल, अनल, अम्ल नीला को लाल करता है, अनल। इस तरीके से छ ल न, छलन, ऐसे करके याद करो, ना अनल छनन, जैसे भी याद करो, लेकिन आपको याद हो जाना चाहिए। आपने मैंने क्या बोला अभी, एक ट्रिक मैंने ऐसे ही बस रैंडमली मैंने बोला अभी, अनल, या कर दो अनिल, हाँ ये तो और बेटर हो जाएगा भाई, अनिल, है ना। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, छानन, छलनी, 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 क्या हो जाएगा, छलनी, छलनी।
अनिल छलनी, यानी अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है लिटमस में, और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है लिटमस में। ठीक है, याद कर लेना। अब ये देखेंगे कि जब अम्ल को किसी क्षारक में मिलाया जाता है तो क्या होता है। हम उस सूचक का उपयोग करने जा रहे हैं जिसका आपने अभी तक उपयोग नहीं किया, उसका नाम है फिनोप्थेलिन। इसका मतलब हो गया फिनोप्थेलिन एक और सूचक पदार्थ है, जैसे कि लिटमस पेपर था, जैसे कि हल्दी था, जैसे कि गुड़हल का फूल था, वैसे ही एक है फिनोप्थेलिन। इसको भी हम लोग सूचक पदार्थ समझते हैं, ये भी एक सूचक पदार्थ है। इसके बारे में अभी हम लोग करने जा रहे हैं कुछ। उदासीनीकरण क्या है, अम्ल और क्षार जब मिलते हैं तो वो ना ही अम्लीय रहते हैं ना ही क्षारीय रहते हैं, वो हो जाते हैं उदासीन निष्क्रिय, तो वो हो गया उदासीनीकरण। उस प्रक्रिया को अभी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, और फिनोप्थेलिन एक और सूचक पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे। किसी परखनली के 1/4 भाग के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से भर लीजिए। 1/4 मतलब 4 हिस्सा करके, 4 हिस्सा करके 1 हिस्सा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है ना, अब इसका मैंने 4 हिस्सा, 1 2 3 4, 4 हिस्सा है। 1 हिस्सा आप क्या कर लीजिए, तनु मतलब लिक्विड क्या भर लेना, आपको अम्ल भर लेना है ना। कौन सा अम्ल यहाँ पर बोला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भर लेना है। उसके अलावा कह रहा है कि इसका रंग नोट कर लीजिए। अभी इसका रंग कुछ नहीं होगा। फिनोप्थेलिन विलियन के रंग को भी नोट कर लीजिए। फिनोप्थेलिन जो होता है बेसिकली, फिनोप्थेलिन इसका रंग भी कुछ नहीं होता है, नो कलर। क्या होता है, नो कलर, कोई रंग नहीं होता है। अब सूचक के बाद है ना, रंग को भी नोट कीजिए। सूचक के 2-3 बूंद अम्ल में मिलाइए। अब ये फिनोप्थेलिन जो है ना, इसमें 2-3 बूंद डाल देना है। अब इसको हिला लेना है, देखेंगे कि कुछ नहीं होगा। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होगा थोड़ा सा येलोइश हो जाएगा शायद, अगर येलो। ओ, फिनोप्थेलिन येलो कलर का होता है रे, भाग मैं गलत बोल दिया। फिनोप्थेलिन नहीं, फिनोप्थेलिन कोई कलर का नहीं होता है। फिनोप्थेलिन येलो देखा है, देखा है फिनोप्थेलिन का रंग नहीं होता है। चेक कर लेना एक बार। तब तक तुम लोग क्या करोगे बैठ करके, ठीक है, तुम लोग कुछ करो ना, कमेंट करो। नहीं नहीं, रंग नहीं होता जनरली, इसका कोई रंग नहीं होता है, सही बोल रहा हूँ मैं। परखनली को धीरे धीरे हिलाइए, मतलब अम्ल मिला करके इसको हिलाना, कुछ खास नहीं होगा। अम्लीय विलयन में ड्रॉपर से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 1 बूंद डालिए। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है। अभी अम्ल डाले थे HCl, अभी आपको क्षार डालना है। क्या डालना है, क्षार डालना है। अब ये जब डालिएगा किस में, उसी वाले में, इस वाले में, है ना, जिसमें अभी क्या है, एसिड डाला हुआ है और फिनोप्थेलिन डाला हुआ है। ठीक है, धीरे धीरे हिलाइए। क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं, क्योंकि निरंतर हिलाते हुए बूंद बूंद करके सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन डालना है। अब जारी रखिए जब तक कि हल्का गुलाबी रंग ना आ जाए। इसमें और डालेंगे और डालेंगे और डालेंगे और डालेंगे तो गुलाबी रंग आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 1 बूंद और मिलाइए। क्या फिर से एसिड मिला देना। अभी देखो, पहले एसिड था, आपने फिनोप्थेलिन मिलाया था, अब उसमें आपने NOH मतलब बेस मिलाया, यानी क्षारक मिलाया। अम्ल पहले मिलाया था, अब क्षारक मिला रहे हैं, तो क्षारक मिलने के बाद धीरे 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 इसका कम कैसा हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। लेकिन फिर से एसिड मिलाएंगे तो फिर इसका कलर क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्या विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है, यानी रंग खत्म हो जाता है, बिल्कुल रंगहीन फिर से हो जाएगा। और फिर से उसमें आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए। ले, यही सब करो। ठीक है, फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालिए। तो अब क्या बोल रहा है ना, 1 बूंद और मिलाइए। क्या रंग में कोई परिवर्तन होता है, विलयन पुनः गुलाबी हो जाएगा। सही बात है, जैसे 1 बूंद फिर डालेंगे तो फिर वो वापस हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है समझो। पहले ये था अम्ल जो था, एसिड अम्लीय था, उसमें जब आप डाले फिनोप्थेलिन तो अभी भी अम्लीय है। अम्ल में फिनोप्थेलिन का कोई रंग चेंज होता नहीं है, तो रंग चेंज नहीं हुआ। जब इसमें आप क्षारक डाले तो अम्ल जो है ना, पहले उस क्षारक को खत्म करेगा, उसका असर को, दुश्मन है एक दूसरे का, अम्ल और क्षारक एक दूसरे का दुश्मन है। तो मान लीजिए क्या कि पहला आया एक अभी 10 बूंद मान लो अम्ल है इसमें, 10 बूंद, 1 बूंद क्षार आया उधर से, उसको मुक्का ही मार दे, भाई तुमसे क्या होगा। और 1 बूंद क्षारक आया, ठुस ऐसा करके जाते गए भैया। क्षारक तो भैया कुछ काम ना कर पा रहा था अपना, लेकिन मान लो और आपने क्षारक डाला और आपने क्षारक डाला और आपने क्षारक डाला, एक टाइम के बाद अम्ल हो जाएगा, ठुस, अब क्षारक हो गया। अब क्षारक के साथ जो होता है ना, वो फिनोप्थेलिन जो है ना, वो पिंक रंग बनाएगा। क्षारक के साथ कैसा रंग बनाएगा, पिंक कलर बनाएगा, गुलाबी, बेहतरीन सा, सुंदर सा। ठीक है, अब अच्छा, इसको गुलाबी बोलते हैं, ये वाला गुलाबी है। कलर कंसेप्ट मेरा बहुत खराब है। यही रंग बनाएगा जो भी है, इसको हम वायलेट समझते हैं भाई मेरे ख्याल से। अच्छा, उसके बाद ना फिर और उसमें डालिएगा क्षारक, तो ये बढ़िया गुलाबी बन जाएगा। लेकिन फिर उसमें एसिड डालेगा तो एसिड हो जाएगा पावरफुल, फिर इसका पावर को घटा देगा, दोनों फिर नॉर्मलाइज हो जाएगा, दोनों
तटस्थ हो जाएगा, ना एसिड ना बेस, ना ई पावरफुल ना ओ पावरफुल। तो फिर फिनोप्थलीन कोई रंग नहीं दिखा, फिर डालिएगा उसमें, मान लीजिए कि फिर क्षार डालिएगा, मतलब यही क्षारक मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड पावरफुल होगा तो फिर गुलाबी रंग आएगा। तो यही सब चीज़ कह रहा है। अब बस समझना ये है कि विलयन जब क्षारकीय होता है तो फिनोप्थलीन गुलाबी रंग देता है। समझना ये है क्या कि विलयन जब क्षारकीय होता है, यानी जब क्षारक होगा, क्षारक में अगर आप मिलाएंगे फिनोप्थलीन को तो वो गुलाबी रंग देगा। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो ये रंगहीन होता है, यानी रंग नहीं रहता है। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट जो मैंने अंडरलाइन करा, इसको आप याद कर लेना, क्योंकि फिनोप्थलीन में क्या चेंज होता है ये भी याद करें। जैसे लिटमस में हमने बोला था याद कर लेना, जैसे हमने बोला हल्दी में याद कर लेना, वैसे ही फिनोप्थलीन में याद कर लेना। अब ये यहाँ से देखो, जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देता है, कि दोनों एक दूसरे के पावर को खत्म कर देता है। ठीक है। जब किसी अम्ल और क्षारक के विलयन को उचित मात्रा में मिलाया जाता है तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारकीय। अब देखो मान लो क्या कि 10 ठो ई 10 ठो 4 ठो, चलो 4 ठो अम्ल ले लिए और 4 ही ठो क्षारक ले लिए, 4 ही ठो क्षारक ले लिए। ये दोनों एक दूसरे को पावर को खत्म कर देगा, ये तो मिला दिए तो एक दूसरे का पावर को खत्म कर देगा, सही मात्रा में मिलाएंगे तो। और ना ही वो अम्ल रहेगा ना ही वो क्षारक रहेगा, एक दूसरे का दुश्मन है, एक दूसरे को कटाक्ष करता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में अम्ल तथा क्षारक दोनों को ही प्राकृतिक लुप्त हो जाते हैं, यानी अगर ये दोनों को मिलाइएगा है ना तो दोनों का गुण खत्म हो जाएगा। अम्ल का भी गुण खत्म हो जाएगा खट्टा पट्टा वाला, और क्षारक का भी गुण खत्म हो जाएगा कड़वा भड़वा वाला। सॉरी खरवा तरवा। हाँ चलो अब निकल गया, अब तो खैर वापस नहीं ले सकते। ले भाई आइए, क्या कह रहा है, आपने क्या अनुभव किया? उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है। अच्छा उसके बाद छू के देखना है, ये जब हो गया तो छू के देखेंगे थोड़ा गर्म लगेगा। तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, यस, अर्थात निर्मुक्त होते निकलती है। निर्मुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है। तो आप जब ये रिएक्शन करवाइएगा, यानी अम्ल और क्षार को मिलाइएगा, तब उसमें से थोड़ा हीट भी निकलेगा, छू के देखेंगे थोड़ा गर्म रहेगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख के याद करना है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी जब अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो इस अभिक्रिया को तो दोनों यानी अम्ल और क्षारक दोनों अपना गुण खो देते हैं और उदासीन हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं, जैसे ऊपर में दिया हुआ था। और उदासीनीकरण के पश्चात जो नए पदार्थ बनते हैं उसको लवण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लवण कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर अम्ल मिलेगा क्षारक से, किससे मिलेगा? क्षारक से। अम्ल मिलेगा क्षारक से तो ये क्या बना देगा दोस्तों? लवण बना देगा। क्या बना देगा? लवण बना देगा तथा जल बना देगा, अभी हम लगा के देखेंगे। ठीक है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। ये डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिए। इस प्रक्रम में ऊष्मा निर्मुक्त होता है और साथ ही साथ लवण तथा जल निर्मित होते हैं। ये पूरा याद कर लीजिएगा, बोल्ड करके किताब वाला भी दिया और ये इम्पोर्टेंट भी है कि जब अम्ल क्षार मिलता है तो जो अभिक्रिया होती है उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उस अभिक्रिया से क्या बनता है? उस अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं और हीट निकलता है, ऊष्मा निकलती है। अब इसी चीज़ को थोड़ा और डिटेल से अच्छे से दिखाने के लिए नीचे कुछ दिया है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख लो। अम्ल वर्षा का नाम क्या आपने कभी सुना है? अगर नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए। बारिश भी एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। क्या आपने कभी अम्ल वर्षा के क्षतिकारक के प्रभाव के बारे में सुना है? यस, जैसे कि हमारा ताजमहल ही खराब हो रहा भाई, इंडिया का बहुत बड़ा धरोहर, दुनिया के 7 अजूबों में से एक, मार्बल वगैरह वाली चीज़ खराब हो जाती है अम्लीय वर्षा से, बहुत कुछ खराब होता है। और कह रहा है जैसे कि समुद्र में तो छोड़ो, खासकर तालाब में, झील में, नदियों में क्या होता है, जो पानी वानी में जीव रहते हैं उसको बहुत ज़िंदगी कठिन हो जाती है। और कह रहा है कि जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जब वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा अत्यधिक होती है तो वह अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? कि जब वर्षा में अम्ल की मात्रा अधिक हो उसे अम्लीय वर्षा कहेंगे। वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आता है? जाहिर सी बात है, आखिर ये अम्ल कौन जाके मिलाया बारिश में? तो कह रहा है कि वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर नाम याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये पानी के साथ, अब ये निकलता कहाँ से? फैक्ट्री वैक्ट्री से निकलता है, गाड़ी वाड़ी से निकलता है, धुआं में रहता है। कह रहा है कि जो वायु प्रदूषण के रूप में निर्मुक्त होती है, वर्षा जल में घुलकर, मतलब ये सब चीज़ कौन? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी में घुल करके क्या बनाता है? कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल बनता है। और ये तीनों अम्ल है, एसिड है, और ये तीनों जब मिल जाता है बारिश में और नीचे आता है तो उसको हम लोग कहते हैं अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा भवनों, ऐतिहासिक इमारतों,
पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। मैंने पहले भी आपको इस बारे में कहा। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। वर्षा में अम्ल अगर उपस्थित हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। कैसे बनता है, तो जब है ना बहुत सारे धुआंओं से मिलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी से मिलते हैं, वर्षा से मिलते हैं, तो वो कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल वगैरह बना लेते हैं, जिससे है ना जो बारिश के साथ नीचे आता है ज़मीन पर, उसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, इसके नुकसान मार्वल और रोल पे मैंने खास करके कहा। इसी तरीके से पानी वानी में होता है भैया, नदी नाला वगैरह में जीव जंतु को, मछलियों को काफ़ी परेशानी होती है, पेड़ पौधों को भी। अम्ल जब क्षारक से मिलता है तो लवण तथा जल बनाता है। मैंने ऊपर भी कहा, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उष्मा निर्मुक्त होती है, यह भी आपने देखा कि जब उसको छू रहे थे तो गर्म था। अब इसी का उदाहरण दिया है क्या, यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक तरह का क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी यहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो एक तरह का अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक तरह का क्षार है। क्या है ये एक तरह का क्षारक है। अब ये जब दोनों मिला तो सोडियम क्लोराइड बना, जो कि एक तरह का लवण है। क्या है, एक तरह का लवण है, और जल तो जल ही है। तो आप देखो, अम्ल क्षारक से मिला तो क्या बनाया, तो बनाया NaCl, लवण और जल, है ना, उसके साथ उष्मा निकला। तो इसको आप इंपॉर्टेंट समझ करके, इसको आप एग्जाम्पल समझ करके इसको आप याद कर लीजिएगा, और ये आपका जो है रिएक्शन हुआ। ठीक है, बूझों ने चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाया, अभिक्रिया मिश्रण गर्म हो जाएगा अथवा ठंडा। देखो चूना जो तो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, और चूना जो है वो बेसिकली क्षारक है। तो अम्ल और क्षारक मिलेगा तो क्या होगा, वही लवण तथा जल बनेगा, इसीलिए ठंडा नहीं गर्म होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैनिक जीवन में कुछ हमारा ये अम्ल क्षार से रिलेटेड जो घटना होती है, उससे रिलेटेड अब हमारे पास यहाँ पर एक टॉपिक आया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारा दैनिक जीवन में अम्ल क्षार कैसे प्रभाव करता है हम लोगों को। अपाचन बोल करके एक चीज़ होती है हमारे बॉडी में, देखो कैसे। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, नहीं देखें तो देख लीजिएगा। अम्ल क्षारक ये हमारे आमाशय में क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, HCl। ये एक तरह का अम्ल है ना। ये भोजन के पाचन में हमारी सहायता करता है, हम पढ़े उस चैप्टर में। लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता अगर अधिक से मात्रा हो गया, मतलब ज़्यादा अम्ल हमारे शरीर में आ गया, पेट में आ गया किसी कारणवश, तो हमारा शरीर में अपाचन हो जाता है, यानी पाचन नहीं हो पाता, पेट खराब हो जाता है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक होता है, इससे बहुत तकलीफ हो सकती है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए दूधिया मैग्नीशियम, जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं इंग्लिश में, एक प्रति अम्ल यानी एंटा एसिड, उसका उल्टा, एसिड का अम्ल का उल्टा प्रति अम्ल है, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मतलब ये भी याद कर लीजिएगा कि दूधिया मैग्नीशियम में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। दूधिया मैग्नीशियम एक तरह का टैबलेट होता है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। यह अत्यधिक अम्ल का प्रभाव को उदासीन कर देता है। जाहिर सी बात है, पेट में जो अम्ल था और ये क्षारक है, अम्ल और क्षारक मिलेगा तो उदासीन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के पावर को खत्म कर देगा। इस तरीके से आपका पेट को आराम मिलेगा और बीमारी से नजात। चलिए आगे बढ़ें। दूसरी घटना है दैनिक जीवन में हमारे साथ होने वाला चींटी का डंक। ये देखो, जब चींटी काटती है तो ये त्वचा में अम्लीय द्रव डालती है। अब यहाँ से हम लोग पहले भी चींटी के डंक में देखे तो फॉर्मिक अम्ल पाया जा रहा था, याद किए थे ना। तो चींटी जब काटेगी तो अम्लीय द्रव हमारे इसमें आ जाएगा। डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने का, अच्छा नमी युक्त मतलब पानी में मिला हुआ, नमी युक्त मतलब पानी में मिला हुआ। जहाँ पर आपका चींटी ने काटा है वहाँ पर में पानी में मिला हुआ सोडा आप डाल दीजिए, थोड़ा लगा दीजिए, या कैलेमाइन जो कि एक तरह का मलहम टाइप का या लिक्विड टाइप का आता है, ये आपको फार्मेसी की दुकान में मिलेगा। ये ले लीजिए, डाल दीजिए कहाँ पर, जहाँ पर कोई काटा है, बिरनी काटा हो या चींटी उटी काटा हो, उसको अगर आप डाल देंगे तो आपका वो ठीक हो जाएगा, जलन वलन, है ना। कह रहा है कि यहाँ पे जो कैलेमाइन होता है ना, उसमें कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है एक तरह का। ये भी याद कर लीजिए, कैलेमाइन में क्या पाया जाता है, जिंक कार्बोनेट पाया जाता है। खाने का सोडा का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, याद कर लीजिएगा। खाने के सोडा का नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। फॉर्मूला अगर याद करना है तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है NaHCO3, ठीक है, उसी है, स्टाइल से लिखे हैं। चलो अगला है मृदा उपचार, मतलब मिट्टी का भी इलाज किया जाता है भाई। देखो, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग मृदा का अम्लीय बना देता है। जब आप बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर का, खाद वाद का इस्तेमाल करते हैं, उससे मिट्टी में एसिड बढ़ जाता है। यदि मृदा अत्यधिक अम्लीय हो अथवा अत्यधिक क्षारकीय हो तो पादप यानी पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। अगर आपका मिट्टी, खेत की मिट्टी ऑफकोर्स, मिट्टी अगर एसिडिक यानी अम्लीय या क्षारकीय हो गया तो आपका खेत अच्छा नहीं रहेगा, उसमें फसल अच्छे नहीं होंगे। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, क्या कैसे मृदा का उपयोग होता है, मतलब कैसे मृदा को अम्लीय या क्षारकीय अपन से
साफ किया जाता है, इसका यहाँ पर आंसर भी है। और एक चीज़ याद रखिए, क्या बुझा हुआ चूना, इसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और बुझा हुआ सॉरी बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम COH का होल 2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फॉर्मूला भी आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया, किताब में लिख लीजिएगा आप। तो बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या कह रहा है कि जब मृदा अम्लीय होता है तो बिना बुझा हुआ चूना डालते हैं अथवा बुझा हुआ चूना डालते हैं, है ना, जैसे क्षारकों से उपचारित किया जाता है। अब जब क्षारकीय होता है तो बिना बुझा अरे भाई, जब अम्लीय होता है तो बिना बुझा हुआ चूना, और जब क्षारकीय होता है तो बुझा हुआ चूना डालते हैं। यदि मृदा क्षारकीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ जैसे कंपोस्ट खाद मृदा में अम्ल निर्मुक्त करते हैं, जो उसकी क्षारकीय प्रकृति को उदासीन कर देता है। जाहिर सी बात है, एसिड या बेस को अगर आप खत्म करेंगे, अगर आपका खेत एसिडिक हो गया है तो क्षारक मिलाना पड़ेगा, अगर आपका खेत क्षारकीय हो गया तो एसिड मिलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, एक दूसरे का जो है खर्चा कर देते हैं। अगला है कारखानों में अपशिष्ट, यानी बहुत सारे ऐसी गंदगी निकलती है फैक्ट्रीज से जो कि हार्मफुल होता है, और वो सब बाद में किसी पानी में या खेत में मिल जाता है, वहाँ के जीवन को, वहाँ के जीवन को बर्बाद कर सकता है, जैसे कि पानी में मछली उछली होती है। देखो, अनेक कारखानों से अपशिष्ट जो होते हैं अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय में व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। अतः कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों व नदियों में विसर्जित करने से पहले क्षारकीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। अक्सर कारखानों में, फैक्ट्रीज में बहुत सारी गंदगी जो निकलती है वो अम्लीय होता है, तो उसको मिलाने से पहले उसमें क्षारक मिला करके क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं, ताकि वो अम्लीय ना रहे। पानी वानी में जब वो जाएगा तो वो पानी को बर्बाद ना करे और पानी में रहने वाले जीवों को सुरक्षित किया जा सके। ठीक है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा होना ही चाहिए। तो यहाँ तक हमने देखा, हमारा चैप्टर यहाँ हो जाता है ख़त्म, और आई होप कि आपको चीज़ों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपने चैप्टर को एंजॉय करा तो वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। अगर उनको भी अच्छा सा वीडियो दिखाना चाहते हो ले भेज दे, इससे बढ़िया क्या होगा, हैं। बेहतरीन साइंस टीचर से तुम पढ़ रहे हो, हैं। ये ले अभ्यास देखते हैं अब। अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। अम्ल जो होते हैं नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, ठीक है। इस तरीके से अम्ल का उदाहरण जैसे कि नींबू वगैरह में, नींबू और संतरा वगैरह में अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में या सोडा वगैरह में क्षारक पाया जाता है। इस तरीके से आप इसका लिख सकते हैं, मैंने बता दिया 2-3। अनेक घरेलू उत्पादों जैसे खिड़की साफ करने के मार्जकों में अमोनिया पाया जाता है, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इनकी प्रकृति क्या होगी, लाल को नीला करता है, मतलब ये क्षारक होगा। उस स्रोत का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का क्या उपयोग है। उस स्रोत का नाम है कैलेमन क्या करो, लिटमस जो है ना, कौन सा पौधा से मिलता था रे, हाँ लाइकेन, लिटमस लाइकेन नामी कोई पौधा था, देख दें। हाँ आ गया पौधा, हाँ लाइकेन, शेक, हाँ शेक, लाइकेन शेक के पौधा से जो है लिटमस जो है निष्कासित किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पर वही पूछता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, अचानक से लगता है कि मेमोरी सब डिलीट हो गया है, वैसा ही होता है, कभी कभी फील होता है अचानक से, ठीक है। और ज़रूरी भी है ये, है ना, फिर नहीं तो फिर हैंग हो जाएगा भाई इतना कुछ। उसके आगे कह रहा है क्या, कहाँ से प्राप्त किया था, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नाम क्या होता है, लिटमस होता है। लिटमस का विलयन हो सकता है, लिटमस का पेपर हो सकता है, पत्र हो सकता है। क्या आसुत जल अम्लीय क्षारकीय उदासीन होता है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। आसुत जल ना ही अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है, बल्कि ये उदासीन होता है। इसकी पुष्टि करने के लिए हम किसी सूचक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि लिटमस पत्र वगैरह में डाल करके हम देख सकते हैं कि क्या इसका परिवर्तन कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम जानते हैं कि उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि ये उदासीन है। उदासीनीकरण के प्रक्रम का एक उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण का प्रक्रम हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम नींबू में, है ना, नींबू के घोल में अगर हम साबुन का घोल या सोडा का घोल मिला दें तो कुछ देर के बाद वो लिटमस, किसी भी लिटमस पेपर का कलर नहीं बदलेगा, जबकि नींबू अकेले नीला को लाल कर सकता था और साबुन पानी लाल को नीला कर सकता था, लेकिन अब दोनों के गुण खत्म हो गए, मतलब उदासीन हो गए हैं। एग्जाम्पल, उदासीनिक निम्नलिखित कथनों का सही या गलत बताना है। नाइट्रिक अम्ल लाल को नीला कर देगा, अम्ल है तो लाल को नीला करेगा, ऐसा गलत है। नीला को लाल करेगा तो ये गलत हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्षारक होता है, ये
नीले लिटमस को लाल कर देगा, ये भी गलत है भाई। नीला को लाल नहीं करता, लाल को नीला करता है कौन? क्षारक। मैंने कहा ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनिल और छलनी। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं। सही बात है, दोनों एक अम्ल है एक क्षारक है, दोनों मिल करके लवण तथा जल बनेंगे। सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और क्षारकीय विलयनों में विभिन्न रंग दिखाता है। सही बात है, ये भी सूचक पदार्थ वही होता है जो सूची देता है, जो हमें सूचक देता है, अरे सूचना देता है कह लो। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, दंत क्षय अम्ल की उपस्थिति के कारण होता है। गलत कह रहा है, पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है। दोरजी जो है कि रेस्टोरेंट में शीतल मृद यानी कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो चिन्हित नहीं है कि इसमें कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारकीय और कौन सा उदासीन है। उसे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, दूसरा क्षारकीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है। दोरजी ये कैसे करेगा? वो कौन सी बोतल किस ग्राहक को देगा? तो भाई उसके पास अगर खोलने का सिस्टम है, देखो बिना खोले तो टेस्ट होगा नहीं, तो वो उसको पी करके भी, जैसे जो खट्टा होगा वो अम्लीय होगा, जो कड़वा होगा वो क्षारकीय होगा। जैसे खट्टा में लिमका वगैरह आता है ना, नींबू वाला, आजकल तो नींबूस भी आता है। और कड़वा वगैरह में जैसे कि अक्सर कोल्ड ड्रिंक कड़वा ही होता है, जैसे कि आप थोड़ा कोको कोला वगैरह ले लो तो वो कड़वा वगैरह में आता है। उसके अलावा आप नॉर्मल कुछ न्यूट्रल भी टाइप के होते हैं। कौन न्यूट्रल होता है? सब तो मीठा उठा ही होता है। मीठा उठाला भी न्यूट्रल हो सकता है क्योंकि उसमें ना अम्लीय गुण है ना क्षारकीय गुण है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। जैसे आप क्या होगा ऐसा? सब में कुछ अच्छा, पानी पिलाओ उनको भाई। ये हो गया, ठीक है। कुल मिलाकर के बात है कि एक तो वो पी करके भी उसके स्वाद से पता लगा सकता है, दूसरा अगर उसके पास लिटमस पेपर है तो लिटमस पेपर से भी वो पता लगा सकता है कि उसका कलर परिवर्तित हो रहा है किस प्रकार से। और जिसमें कोई कलर परिवर्तित नहीं होगा वो ऑफकोर्स नाम लेना क्षारीय है। तो दोनों तरीका है, या तो वो स्वाद से पता लगा ले या तो वो किसी लिटमस पेपर का सहायता ले ले। स्वाद से आसान रहेगा, पीने वाली चीज़ है। समझाइए ऐसा क्यों होता है? जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, क्योंकि प्रति अम्ल क्षारकीय होता है, अति अम्ल अम्ल के कारण होता है। अम्ल और क्षारक एक दूसरे को उदासीन करते हैं, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, क्योंकि कैलेमाइन क्षारकीय होता है और चींटी के विलयन में अम्ल होता है और ये एक दूसरे को मिलकर के उदासीन करते हैं, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। कारखाने के अपशिष्ट को जलाशय में बहाने से उदासीन किया जाता है, क्योंकि जो जलाशय में बहेंगे अगर वो अम्लीय होगा तो वो जल को जल को जो है वो अम्लीय कर देगा, जिससे जल में रहने वाले जीवों का जीवन कठिन होगा। आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें से एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी के सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे? हल्दी पीला कलर का होता है, आपको पता है। हल्दी अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाएंगे या तो कोई कलर चेंज नहीं होगा, या तो थोड़ा बहुत और हल्दी ही कलर हो जाएगा, मतलब थोड़ा और ज़्यादा जो है ना हल्दी कलर ही बढ़ेगा। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलने के साथ ये लाल हो जाएगा, और जबकि है ना शक्कर के विलयन के साथ मिलकर के इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। इस तरीके से हम पता लगाएंगे। नीले लिटमस पत्र के एक विलयन में डुबोया गया है, ये नीला ही रहता है। अच्छा भाई, नीला लिटमस पत्र है, इसमें नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबाया गया, ये नीला ही रहता है। नीला नीला कब रहेगा? नीला नीला तब रहेगा जब वो अम्ल हो, जब वो क्षार हो, क्योंकि क्षारक लाल को नीला करता है। क्षारक लाल को नीला करता है, लेकिन नीला को नीला नहीं कर सकता ना वो, तो वो क्षारकीय होगा। विलयन की प्रकृति क्या होगी? क्षारकीय होगी, क्योंकि क्षारक जो है नीला को कोई परिवर्तित नहीं करता है। निम्नलिखित व्यक्तियों को ध्यान से पढ़िए। अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को, अच्छा ये थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। अरे स्क्रीनशॉट। अच्छा मैं एक चीज़ आप लोग को बोला, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा जैसे अम्ल है ना, वो लाल को अगर नीला को लाल करता है ना अम्ल, तो ऐसा नहीं है कि वो लाल को भी कुछ करेगा, लाल को कुछ नहीं करेगा, नीला को ही सिर्फ करेगा, है ना। एक ही में उसका प्रभाव दिखेगा। इसमें देखो पहला वाला क्या बोला है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंग में परिवर्तित कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, कोई सूचक इसमें, जैसे अभी देखो ना ऊपर हमने देखा कि सिर्फ लाल को जो है नीला कर सकता है क्षारक, ऐसा नहीं कि नीला को भी नीला करेगा, तो ये गलत हो गया। यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वो क्षारक के साथ भी क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता। ऐसा नहीं है, फिनोल्फथालीन दोनों के साथ रंग परिवर्तन कर रहा था, एक में हरा एक में गुलाबी। यदि कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वो अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं, तो फिर फिनोल्फथालीन के लिए तो ये भी गलत हो गया। अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक पे प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्य में कौन सा कथन सही है? ये सही बात है कि अम्ल और क्षारक जो है ना, रंग परिवर्तन कैसे होगा डिपेंड करेगा कि आप उसमें क्या डाल रहे हो, अम्ल डाल रहे हो, क्षारक डाल रहे हो, या उदासीन कुछ पानी वानी डाल दे रहे हो। तो यहाँ पर केवल घ आपका सही होगा। आगे बढ़े। अच्छा, इस तरीके से आपका खत्म हो जाता है चैप्टर। अब अति वति वाला तो आप देख लेना। कुल मिलाकर के हमने आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करा दिया अच्छे से अपने हिसाब से। तो आप बस वीडियो करो लाइक, अभी भी मैं फिर लास्ट में बोल दे रहा हूँ भाई या उसकी बहन जो भी हो, आप वीडियो करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब। बस आप मुझे गुस्सा नहीं आ रहा क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया भाई, मज़ा आ रहा है।
हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे। कमेंट कर देना कैसा लगा, हैं ऐसे मत चले जाना।